नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है वो अब करीब 5,000 के आसपास आ रही है। पहले 1900 से लेकर 2,000 तक आने की संभावना थी, लेकिन अब वैकेंसी 5,000 के करीब आएगी, यानी कि 4,911 के आसपास वैकेंसी आने वाली है जूनियर अकाउंटेंट की। और इतनी वैकेंसी इससे पहले कभी आई नहीं, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है एक शानदार नौकरी प्राप्त करने का। और जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर जो जो सेकंड पेपर है आपका सब्जेक्ट का, उसके अंदर हम आरएसआर और जेएफएनआर के ऊपर बेसिकली भी स्पेशल रूप से हम उसको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार की शब्दावली है और एक नई सब्जेक्ट होती है जो किसी की पढ़ी हुई नहीं होती है, तो उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आरएसआर हमारी ऑलरेडी कंप्लीट है, और जेएफएनआर है उसके हमने 5 चैप्टर पूरे कर लिए। और आज से हम अध्याय संख्या 6 की बात करेंगे, जिसका नाम है भुगतान सामान्य निर्देश, और इसमें नियम संख्या 74 से लेके 124 तक बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अध्याय संख्या जो 6 है इसका नाम है भुगतान सामान्य निर्देश। नियम संख्या 74 से 124 तक बात करेंगे। जैसा कि नाम में ही काम छुपा है, ठीक है, नाम के अंदर ही काम छुपा है। नाम अध्याय का नाम क्या है? भुगतान सामान्य निर्देश, यानी कि सामान्य निर्देश तो हैं लेकिन किसके? भुगतान के, यानी कि पेमेंट्स के से रिलेटेड जो भी सामान्य निर्देश है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें, जैसे भुगतान होते हैं, पेमेंट होते हैं, वो उसके बारे में हम थोड़ी सी अगर हम बात करें, तो जैसा कि आपको भुगतान मिलता है आपकी सैलरी का। जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बन जाओगे तो आप जूनियर अकाउंटेंट बनने के बाद में आपको क्या मिलेगी? सैलरी। ठीक है, तो सैलरी का आपको भुगतान किया जाएगा। आपको मान लो किसी प्रकार का एरियर मिल गया, तो जो एरियर मिलेगा उसका भुगतान किया जाएगा। या फिर कई प्रकार के जो अपने परिवार में भी कई प्रकार के जो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उनको वृद्धावस्था की क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। ठीक है, तो उनकी जो पेंशन मिलती है वो भी एक प्रकार क्या हो गया कि वो भुगतान हो गया। तो भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा, और किस प्रकार से किया जाएगा और कौन कौन से तरीके हैं भुगतान करने के, उनके बारे में बता रखा है इस अध्याय के अंदर। सबसे पहले हमें यहीं पर थोड़ी बहसबाजी करनी पड़ेगी ताकि आगे वाली चीज़ें अपने को आसानी से समझ में आए। इस चीज़ के ऊपर अपने को फोकस करना है। ठीक है, भुगतान में जैसे मान लो आपको सैलरी मिलती है, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आपको मिलेगी सैलरी, वो आपका भुगतान हो गया। और अभी तक आप जूनियर अकाउंटेंट नहीं बने हैं मान लो, और आपको जो छात्रवृत्ति मिलती है तो वो भी भुगतान हो गया। अपने परिवार में या फिर कोई भी जो बुजुर्ग आदमी होता है उसको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, तो वो भी उसका भुगतान हो गया, सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये भुगतान से रिलेटेड है ना, जो सामान्य निर्देश इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे कि भुगतान कौन करेगा, किस प्रकार किया जाएगा, भुगतान के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मोड है, जो उनके सामान्य सामान्य निर्देश हैं भुगतान के, उसके बारे में बात करेंगे इस अध्याय के अंदर। तो नियम संख्या 74 की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम नियम संख्या 74 की बात कर लेते हैं, जिसमें बता रखा कि दावों का प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्स, यानी कि दावों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार किया जाएगा। अब देखिए, दावों का प्रस्तुतिकरण यानी कि दावे का मतलब क्या होता है, क्लेम का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे मान लो आपको कोई छात्रवृत्ति मिलती है, या फिर किसी बुजुर्ग को कोई भी वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए तो आपको मिलेगी सैलरी। तो ये क्या होता है कि ये आपका एक तरह से भुगतान हो गया, और इनका आप क्या कर सकते हो? दावा क्लेम कर सकते हो। किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध, क्योंकि सरकार आपको ये पैसा देती है। ठीक है, तो ये जो दावे होते हैं आपके भुगतान के दावे, उनका प्रस्तुतिकरण आप किस प्रकार करोगे ताकि आपको पैसा मिल जाए, यानी कि पैसा किस प्रकार मिलेगा, कैसे बिल पारित किया जाएगा, उसके बदले में चेक कैसे जारी किया जाएगा, और चेक कौन जारी करेगा, चेक की सप्लाई कौन करेगा, और आपके खाते में पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो सारी हम पढ़ेंगे इस अध्याय के अंदर। हालांकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया तो मान के चलिए कि आपने जीएफएनआर के ऊपर फतह हासिल कर लिया है। ये अध्याय संख्या 6 काफ़ी लंबा है, और इसके अंदर बारीक बारीक चीज़ें बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा आपको सीखने को और देखने को मिलेगी। तो ये जो नियम संख्या 74 है, इसमें हमने बात कर ली कि आखिर में दावे मतलब क्या होता है, और इनका प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाएगा। जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए तो आपको, जैसे मान लो पहला महीना आपका पूरा हो गया, आपको मिलेगी सैलरी। तो सैलरी के लिए आपके जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं, ठीक है, वो किस किस प्रकार से प्रोसेस करेंगे ताकि आपके खाते में पैसा आ जाए, बिल कैसे पारित किया जाएगा, और उसके बदले में चेक कहाँ से मिलेगा, कैसे आपके खाते में पैसा आएगा, उसको बोलते हैं दावों का प्रस्तुतिकरण। यानी कि आपको मिलेगा भुगतान, पेमेंट मिलेगा, तो उसका आप क्या कर रहे हो? दावा कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, तो उसका प्रस्तुतिकरण आप किस प्रकार करोगे। तो इसमें नियम संख्या जो 74 है इसको 3 भागों में बांटा गया है। नियम संख्या 74 क, नियम संख्या 74 ख, नियम संख्या 74 ग। 74 क में बता रखा भुगतान के दावे किस प्रकार करोगे, और ये जो भुगतान का दावा है, जो भुगतान जो आपको मिलेगा उसका आपने क्लेम किया, दावा किया, और ये दावा हमेशा सरकार के विरुद्ध रहेगा, क्योंकि सरकार आपको ही दे रही है, जो भी
छात्रवृत्ति है या फिर बुजुर्गों को पेंशन है, आपको सैलरी है वो सरकारी देती है, तो आप जो क्लेम है, जो दावा है, वो भी सरकार के विरुद्ध करोगे। और जो दावा होता है उसका ECS के माध्यम से भुगतान 74 ख में पड़ेंगे, और इसका भुगतान, दावे का भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से जो भुगतान होगा वो 74 ग में पड़ेंगे। आज इस वीडियो में हम केवल 74 क के बारे में बात करेंगे कि भुगतान के जो दावा होता है उसकी प्रोसेस क्या रहने वाली है, किस प्रकार से दावा किया जाता है, कैसे आपको पैसा मिलेगा, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं नियम संख्या 74 क की, जिसमें ये बता रखा है कि भुगतान का दावा, ठीक है। यानी कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ये जो दावे होते हैं ये हमेशा सरकार के विरुद्ध रहेंगे, और सरकार के विरुद्ध जो दावे होते हैं वो निम्नलिखित से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से दावे होते हैं, जैसे मान लो इसमें मैं बात करूं, कर्मचारियों के जो व्यक्तिगत भुगतान होता है, जैसे सैलरी हो गया, उनका एरियर हो गया, वो आगे कर्मचारियों के व्यक्तिगत भुगतान, तो वो भी सरकार के विरुद्ध दावे हैं। रिफंड हो गया किसी प्रकार का, सहायता अनुदान हो गया, सामग्री क्रय, निर्माण कार्य उपकरण हो गए, ऋण हो गए तथा और अग्रिमों का भुगतान। ये मैंने आपको बता दिया, स्पेशली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपको रटना पड़ेगा। अभी यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे कि आखिर में ये जो रिफंड होता है ये क्या होता है, ये सहायता अनुदान होता है ये आखिर में ये क्या होता है, इतनी डीप में कोई मतलब नहीं है। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, आपसे तो एग्जाम में ये पूछेगा कि सरकार के विरुद्ध जो दावे होते हैं वो निम्नलिखित से संबंधित होते हैं, यानी किससे संबंधित हो सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि किस किस से संबंधित सरकार के विरुद्ध दावे हो सकते हैं। यानी कि सरकार इन कैटेगरियों को क्या देगी, पैसा देगी, ठीक है। रिफंड भी करती है, सहायता अनुदान भी देती है, सरकार सहायता भी देती है, और सामग्री खरीदने के लिए भी, निर्माण के काम के लिए भी, जो भी उपकरण औजार यंत्र होते हैं उनके लिए भी लोन होते हैं, और जो अग्रिम होते हैं, एडवांसेस होते हैं, उनका भी भुगतान करती है। तो वो क्या हो गया, एक तरह से क्लेम हो गया। आप एक तरह से आप उस भुगतान के ऊपर क्या करते हो, दावा करते हो सरकार के विरुद्ध, तब जाके सरकार आपको पैसा देती है। अब हम बात करेंगे कि जो सरकारी लेखे होते हैं, अब देखिए ये जो दावे हैं ये सरकार के विरुद्ध होते हैं, तो ये इनका जो भुगतान होता है वो भी सरकारी लेखों से किया जाएगा, ठीक है। और सरकारी लेखों से भुगतान किस प्रकार किया जाएगा उसके बारे में बता रखा कि सरकारी लेखों से भुगतान इस प्रकार किया जाता है। कैसे किया जा सकता है, चेक से किया जा सकता है, बैंक ड्राफ्ट से किया जा सकता है, मनी ऑर्डर से किया जा सकता है, ECS से, क्रेडिट नोट, बैंक ट्रांसफ़र से। ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। ये मैंने आपको बता दिया कि सरकारी लेखों से भुगतान किस प्रकार किया जा सकता है। अब ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जिनका भुगतान नकद में किया जाएगा यदि वहाँ पर बैंक और डाकघर की सुविधा नहीं है। जैसे 1 नंबर का 2, 3, ये 4, ये कुछ ऐसे प्रकार हैं, जैसे स्थायी अग्रिम हो गया, गुप्त निधि हो गया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन हो, चाहे छात्रवृत्ति हो, शिक्षा विभाग के ट्रांसफ़र वाउचर हो। तो अगर वहाँ पर जैसे मैं बात करूँ बैंक और डाकघर की सुविधा नहीं है, तो ही ये सारे जो भुगतान है 1, 2, 3, 4 ये नकद में किए जाएंगे, और इसके अलावा कोई भी भुगतान नकद में नहीं किया जाएगा। हालांकि ये सब पुरानी बातें हो गई। आजकल देखो बैंकिंग सिस्टम जो रूरल एरिया होता है, जो रिमोट एरिया होता है, वहाँ पर भी बैंकिंग सिस्टम आजकल बहुत अच्छा हो गया। और बैंकिंग सिस्टम की छोड़ो, आजकल तो फ़ोनपे, पेटीएम, कई प्रकार के भीम ऐप चलते हैं, जिसके द्वारा आजकल पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। और आजकल तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना भी चलती है, जैसे कि यहाँ तक कि जो किसान साथी होते हैं, अपने किसान भाई होते हैं जो सबका पेट भरते हैं, उनके लिए भी सरकार द्वारा उनको पेंशन सीधे खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। बैंक वगैरह की उनकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको JFR के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा कि निम्न भुगतानों के अलावा अन्य प्रकार के सरकारी भुगतान नकद में नहीं किए जा सकते। यानी कि ये सब नकद में तो किए जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी प्रकार के भुगतान है वो नकद में नहीं किए जाएंगे। केवल यही है जो नकद में किए जा सकते हैं, वो भी कब, जब बैंक के डाकघर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया। और अब हम बात करें नियम संख्या 74 का सब क्लॉज 1 में, इसमें बता रखा है कि कोषागारों में बिलों को पारित करने की प्रक्रिया। जैसे मान लो आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, अब आपको पहले महीने की मिलेगी सैलरी, तो आपके जो DDO होता है वो क्या करेगा कि बिल जारी करेगा कोषागार में अंदर, और कोषागार के अंदर भी कई सारी प्रोसेस होती है। उसके बारे में जो कोषागार में कोषाधिकारी होता है या फिर जो असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर होता है, उसके द्वारा आपके बिल को पारित किया जाएगा, तब जाके फिर आपके खाते में पैसा आएगा। तो उसके बारे में बताया गया है नियम संख्या 74 सब क्लोज 1 के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले मान लो आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए और आपको पहले महीने की सैलरी मिलेगी, तो क्या किया जाएगा, सैलरी के लिए जो आपके विभाग का जो DDO होता है, DDO का मतलब होता है ड्राइविंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, यानी कि आहरण और वितरण अधिकारी, ठीक है। तो DDO द्वारा जो बिल होता है वो क्या किया जाएगा, कोषागार में भेजा जाता है, ठीक है। और वहाँ से जो बिल क्लर्क होता है वो जो
बिल होता है उसको क्या करेगा, टोकन संख्या आवंटित करेगा। उसके बाद में अंक के द्वारा जांच की जाएगी, वो वारंट संख्या आवंटित की जाएगी। उसके बाद में लेखाकार द्वारा जांच की जाएगी और अंत में फाइनली क्या होगा कि जो ट्रेजरी ऑफिसर और जो असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं यानी कि कोषाधिकारी और सहायक कोषाधिकारी, उनके द्वारा अंतिम रूप से बिल को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तब जाके फिर आपके खाते में पैसा आएगा। ठीक है, आपके खाते में क्या आएगा, पैसा, मनी। तो ये मैंने आपको बता दिया नियम संख्या 74 सब क्लॉज का है सब क्लॉज 1 में कि कोषागार में बिलों को पारित करने की क्या प्रक्रिया रहने वाली है। और ये चीज़ आपको विशेष तौर से ध्यान रखना कि कोषागार में बिल पारित करने की नवीनतम प्रक्रिया का नाम बताइए। तो उसका नाम है IFMS, यानी कि इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, IFMS की फुल फॉर्म ध्यान रखना। और ये कोषागारों में बिलों को पारित करने की नवीनतम व्यवस्था है, IFMS। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 74 सब क्लॉज का है सब क्लॉज 2 की, जिसमें बता रखा है कि चेक जारी करना या फिर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान। जैसे अगर आपको कोषागार में, जैसे आपने अभी पढ़ा कि जो DDO होता है आपके डिपार्टमेंट का, वो बिल जारी करेगा और वहाँ से फिर उसको कोषागार के अंदर फाइनली क्या होगा कि जो ट्रेजरी ऑफिसर होता है, जो कोषाधिकारी होता है, उसके द्वारा अंतिम रूप से बिल पारित किया जाएगा। उसके बाद में या तो आपको मिलेगा चेक या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान आपके खाते में आ जाएगा। तो उसके बारे में बता रखा नियम संख्या 74 सब क्लॉज का है सब क्लॉज 2 में। तो इसमें बता रखा कि जो बिल पारित हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा कि जो कोषागार होता है उसके द्वारा बैंक को या तो चेक दिया जाएगा। ठीक है, बैंक को तो चेक दिया जाएगा ताकि आपके खाते में पैसा आ जाए, या फिर डायरेक्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके खाते में पैसा आ जाएगा। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से खाते में पैसा आ जाता है। ये नियम संख्या 74 सब क्लॉज का सब क्लॉज 2 में बताया गया है। और इससे क्या होगा, ताकि दावा करता है खाते में पैसा जमा हो सके। और भुगतान है तो जो पारित बिल होता है, आप जो आपके DDO ने भेजा ट्रेजरी के अंदर, वो जो बिल होता है वो कोषागार या फिर उप कोषागार में ही रख लिया जाता है। अगर आपकी सैलरी कोषागार से बनती है तो वो बिल कोषागार में रख लिया जाएगा। और यदि आपकी सैलरी उप कोषागार से बनती है तो आपकी जो बिल है, पारित हुआ बिल, वो उप कोषागार में ही रख लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 74 सब क्लॉज का सब क्लॉज 3 की। इसमें ओनली चेक की परिभाषा दे रखी है, आपको रखना पड़ेगा, कोई उपचार नहीं है। नियम संख्या 74 सब क्लॉज का सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 1 में ई भुगतान पत्र की परिभाषा दे रखी है। अब हम बात करें कि आखिर में ई भुगतान पत्र क्या होता है। देखिए, जो ट्रेजरी ऑफिसर होता है, जो कोषाधिकारी होता है, उसके द्वारा सिस्टम पर ये अपलोड किया जाता है। इस पर क्या होते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। और फिर क्या होता है कि बैंक द्वारा इसको डाउनलोड किया जाता है और फिर आपके खाते में पैसा आ जाता है। इसको बोलते हैं ई भुगतान पत्र। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 74 सब क्लॉज का है सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 1 में चेक का प्रारूप दे रखा है। आपको इतना सही रखना है, क्लेम करना है। और अगला वाला जो नियम है 74 सब क्लॉज का सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 2 उसमें बता रखा है कि कोषागारों को चेकों की सप्लाई कैसे की जाती है, उसकी हम बात करेंगे। कि आखिर में कोषागार, देखो हमने वो जस्ट अभी ऊपर पढ़ा कि कोषागार या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके खाते में पैसा डाल देगा आपके बैंक में, या फिर बैंक को चेक दे देगा। ठीक है, तो कोषागार के पास आखिर में चेक कहाँ से आते हैं उसकी हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि जो चेक होते हैं वो DTA द्वारा प्रिंट करवाए जाते हैं, यानी मुद्रित करवाए जाते हैं। कहाँ से, सरकारी प्रेस है, जो गवर्नमेंट प्रेस होती है वहाँ से ये प्रिंट करवाएगा DTA। ध्यान रखना, DTA जो डायरेक्टेड ट्रेजरी अकाउंट्स जो ऑफिस है, निदेशक कोष एवं लेखा विभाग जो है, उसके द्वारा ये चेक होते हैं। सरकारी प्रेस हैं, जो गवर्नमेंट प्रेस होते हैं, उससे मुद्रित प्रिंट करवाए जाते हैं। उसके बाद में जो चेकों का स्टॉक होता है वो DTA द्वारा ही रखा जाएगा। ठीक है, और फिर जो ये जितना भी स्टॉक है चेकों का, इन सभी स्टॉक किए गए चेकों का जो रख रखाव हो, चाहे रिकॉर्ड का संधारण हो, वो किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्रीय कोषागार द्वारा, सेंट्रल ट्रेजरी द्वारा। और उसकी भूमिका कौन निभाता है, कोषागार जयपुर शहर। पूरे राजस्थान के अंदर जो कोषागार जयपुर शहर है वो केंद्रीय कोषागार की भूमिका निभाता है। तो साथियों, हमने ये बात करी कि कोषागार को चेक की सप्लाई किस प्रकार की जाती है, अपने बात कर लिया। आपसे एग्जाम में इन टॉपिकों से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कोषागार जो होते हैं उनको चेक की सप्लाई किस आधार पर की जाएगी, त्रैमासिक की जाएगी। यानी नहीं कि आप मासिक रूप से कर रहे हो या फिर वार्षिक रूप से कर रहे हो, नहीं, त्रैमासिक 3 महीने होते हैं। आपको जो कोषागार होते हैं उनको चेक की सप्लाई कर दी जाएगी DTA द्वारा। और जो कोषाधिकारी होता है कोषागार के अंदर, उसके द्वारा चेकों की मांग कैसे की जाएगी, बैंक के शाखावार। मान लो किसी कोषागार के अंदर मान लो 10 प्रकार के मतलब 10 प्रकार के बैंक ऐसे हैं जिनके अंदर कर्मचारियों के खाते खुले हुए हैं। यानी कि मान लो 10 कर्मचारी है और उनको पेमेंट मिलता है किसी को कोषागार से। ठीक है, और वो 10 कर्मचारियों का जो बैंक अकाउंट है वो 10 अलग अलग बैंक में है।
तो बैंक की जो ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग ही जो कोषाधिकारी होता है उसके द्वारा डीटीए से मांग की जाएगी कि हमारे पास 10 कर्मचारी पीएनबी से पैसा लेते हैं, 10 कर्मचारी का खाता एसबीआई में खुला हुआ है, 10 कर्मचारी का खाता आईसीआईसीआई में खुला हुआ है। तो जितनी जितनी कर्मचारी की संख्या है उस हिसाब से जो चेक होते हैं उनकी डिमांड कर ली जाती है बैंक शाखावार, ठीक है। और डिमांड किससे की जाएगी, डिमांड किसको की जाएगी, जो कोषागार होते हैं, जो ट्रेजरी होते हैं, वो डिमांड किससे करेंगे, मांग किससे करेंगे, डीटीए से। और कब करेंगे, वार्षिक रूप से दिसंबर माह में, यानी कि हर वर्ष में दिसंबर माह में मांग की जाएगी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया। ये पूरा मैंने आपको स्पेशली बहुत इसके आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ना, यहाँ से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक इधर एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो अधीनस्थ जो सब ट्रेजरी होते हैं, एसटी का मतलब होता है सब ट्रेजरी, यानी कि उप कोषागार। किसी भी कोषागार के अधीनस्थ जो भी उप कोषागार होते हैं उनसे भी चेक की मांग जो ट्रेजरी ऑफिसर होता है, जो कोषाधिकारी होता है, उसके द्वारा की जाएगी और फिर डीटीए को भेज जाएगी। डीटीए जब इनको चेक की पूर्ति कर देगा कोषागार को, तब कोषागार जो अपने अधीनस्थ सब ट्रेजरी होते हैं उनको भी चेक की पूर्ति कर देगा। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि जैसे चेक प्राप्त हो गया, कोषागारों को चेक मिल गया, तो चेकों के प्राप्त होने पर सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी और जांच के बाद में जो चेकों के सभी बंडल है उन पर चेकों की संख्या की जो गणना होती है वो की जाएगी। जैसे मान लो ये चेक है, ये बंडल है एक प्रकार का, इसमें 50 चेक है, तो इनकी गणना की जाएगी और इनकी सावधानीपूर्वक जाँच की जाएगी। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 74 सब क्लॉज क्या, सब क्लॉज 5 में इसमें बता रखा है चेकों की सुरक्षा। अब कोषागार को चेक तो प्राप्त हो गए, लेकिन उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी उसके बारे में बात की गई है। जो केंद्रीय कोषागार होता है वहाँ से चेक प्राप्त होने पर सभी जो बंडल होते हैं चेक के, उनके कोषागार या फिर उप कोषागारों को डबल लॉक में रखना पड़ेगा और जो भी खराब चेक है उनको सिंगल लॉक में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने बता दिया। और इसमें बता रखा कि यदि कोषागार में चेक प्रभारी अधिकारी, यदि कोषागार में जो चेक प्रभारी अधिकारी होता है उसके द्वारा चेक संख्या 5001 से 10,000 तक को एसबीआई कोट खाता जयपुर पर लिखे जाने तो आवंटन किया है, तो ये चेक उन्हीं डीडीओ को जारी किए जाएंगे जो उपरोक्त शाखा यानी कि एसबीआई कोट खाता जयपुर में है, उनका खाता केवल वहीं से भुगतान प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो आप सरकारी कर्मचारी हो, ठीक है, और आपको जो आपकी सैलरी का भुगतान है वो कहाँ से मिलता है, एसबीआई कोट खाता जयपुर, आपकी वहाँ पर सैलरी आती है, ठीक है। और जो जैसे मान लो ये जयपुर के अंदर ही है, तो जयपुर का जो कोषागार है वहाँ पर क्या रहेगा, एक चेक प्रभारी अधिकारी रहेगा, तो वो उसके पास कई प्रकार के चेक है, तो उसको पता है कि ये इतने चेक तो एसबीआई कोट खाता जयपुर के पास भेजे जाएंगे ताकि उनके कर्मचारी, जिन कर्मचारियों का खाता एसबीआई कोट खाता जयपुर में खुला हुआ है उनको वेतन मिल जाए, ठीक है ना। अब वहाँ पर इन चेकों के ऊपर क्रम संख्या निर्धारित कर दी जाती है, जैसे यहाँ पर निर्धारित कर रखी है 5001 से 10,000 तक, यानी कि ये सीरियल संख्या है, सीरियल नंबर है चेकों के ऊपर। 5001 से 10,000 तक जो सीरियल नंबर के जो चेक हैं वो किसको आवंटित कर रखे हैं, मान लो एसबीआई कोट खाता को आवंटित कर रखे हैं, ठीक है। तो ये जो चेक हैं 5001 से 10,000 तक, ये उन्हीं डीडीओ को जारी किए जाएंगे जो उपरोक्त शाखा से भुगतान प्राप्त करते हैं, यानी कि वो डीडीओ जो एसबीआई कोट खाता जयपुर से भुगतान प्राप्त करते हैं केवल उन्हीं को ये चेक जारी किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर में ये जो चेक प्रभारी अधिकारी होता है ये कौन हो सकता है। देखो, कोषागार में कोषाधिकारी, उप कोषागार में उप कोषाधिकारी और सहायक कोषाधिकारी, ये 3 है जो चेक प्रभारी अधिकारी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 74 सब क्लॉज 6 की, इसमें बता रखा है चेक की वैधता होती है, यानी कि जो चेक होता है उसको जारी किए जाने के बाद में उसकी जो वैलिडिटी अवधि होती है, जो वैधता अवधि होती है वो कब तक रहेगी। देखिए, चेक जारी किए जाने की तिथि से 90 दिवस तक। अब 90 दिवस का मतलब 3 महीना भी होता है, 3 माह भी होता है, लेकिन एग्जाम में मान लो दोनों आ जाए कि चेक जारी किए जाने की तिथि से कब तक वैध रहेगा। मान लो एक ऑप्शन में आ गया 90 दिवस, ब में आ गया 3 माह। और तो आपको ना ये 3 माह पे ध्यान नहीं देना है, जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना GFNR के अंदर उसी के ऊपर आपको ध्यान देना है। इसमें 90 दिवस लिख रखा तो आपको 90 दिवस ही करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो चेक की वैधता अवधि कितनी होती है, जारी किए जाने की तारीख से 90 दिवस। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखना, ये वाली जारी किए जाने की तारीख से, कब से, जारी किए जाने की तारीख से 90 दिवस। या फिर अगर कोई भी चेक मार्च माह में जारी किया जाता है तो जो चेक होता है वो जारी किए जाने की तिथि से 30 दिवस तक या फिर मार्च के अंतिम कार्य दिवस तक, जो भी पहले हो, तक वैलिड रहेगा। इसका मतलब यह है
कि मान लो 1 मार्च को कोई चेक जारी किया गया, ठीक है, तो वो अगले 30 दिन तक, यानी कि 30 मार्च तक वो वैलिड रहेगा, उसके बाद में वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। और मान लो अगर कोई चेक है, अगर 1 मार्च को जारी किया तो वो 30 दिवस तक क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, क्योंकि 30 मार्च तक का टाइम है, 31 मार्च तक होती है, तो 1 मार्च को अगर वो जारी कर दिया गया है तो फिर अब मार्च के अंदर 30 दिन बचे, तो 30 दिन तक तो वो वैध रहेगा। और मान लो कोई भी चेक यदि अगर 10 मार्च को जारी किया जाता है तो फिर वो 31 मार्च तक, यानी कि लगभग 20-21 दिन ही वैलिड रहेगा वो, ठीक है, यानी कि मार्च के ख़त्म होते ही उसकी वैधता होती ख़त्म हो जाएगी। और यदि मान लो कोई भी चेक 1 मार्च को जारी किया, ठीक है, और 25 मार्च से लेके और 31 मार्च तक क्या आ गई, छुट्टियाँ आ गई मान लो सरकार की और बैंकों की, तो फिर इस दिशा में ना तो 30 दिवस रहा और ना कुछ और रहा, तो इसमें अंतिम जो कार्य दिवस होता है, अंतिम कार्य दिवस कितना हो गया, मान लो 25 से लेके 31 मार्च तक छुट्टी है, तो अंतिम कार्य दिवस कितना हो गया, 24 मार्च। तो 1 मार्च से लेकर 24 मार्च तक वैलिड रहेगा ये चेक इस दिशा में। तो आपको ये लैंग्वेज अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी, ये वाली लैंग्वेज, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो साथियों, ये हमने बात की, यहाँ तक आगे और पढ़ेंगे इस नियम को। 74 अभी पूरा नहीं हुआ है। 74 बहुत ज़्यादा ये टिपिकल है रूल, टिपिकल तो नहीं है खैर, लेकिन बड़ा ज़्यादा है, तो इसको आज तसल्ली से समझना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ, फटाफट रिवीजन करते हैं। अध्याय संख्या 6, इसके बारे में हमने बात कर ली कि आखिर में इसके अंदर बता रखा है कि भुगतान और सामान्य निर्देश, यानी कि भुगतान पेमेंट जो पैसा होता है वो कैसे मिलेगा, उसके सामान्य निर्देश क्या है, कैसे चेक जारी होगा, कौन चेक जारी करेगा, और जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए तो आपको भुगतान मिलेगा, जो सैलरी मिलेगी वो किस प्रकार मिलेगी, बिल कौन पारित करेगा, चेक कौन पारित करेगा, किस किस प्रकार से आपके खाते में पैसा आ सकता है, वो सारे बोल वचन इस अध्याय के अंदर हम पढ़ रहे हैं। और अभी हमारा नियम संख्या 74 चल रहा है, और इसमें भी हम ये अभी तक यही पढ़ रहे हैं। ये वाला अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ये भी नहीं पढ़ा, ये बाद में पढ़ेंगे, और इसके ऊपर हमारा अभी फ़िलहाल फोकस है, क्योंकि ये जो नियम संख्या 74 काफ़ी बड़ा है। तो इसमें हमने बात की जो भुगतान के दावे होते हैं वो सरकार के विरुद्ध कौन कौन से दावे होते हैं, निम्नलिखित से संबंधित होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और सरकारी लेखों से भुगतान इस प्रकार से किया जा सकता है, उसके बारे में मैंने बता दिया कि किस किस प्रकार से किया जा सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा ये भुगतान है ये नकद में किए जा सकते हैं यदि वहाँ पर बैंक और डाकघर की सुविधा नहीं है, इसके अलावा कोई भुगतान नकद में नहीं किया जाएगा। आगे हमने पढ़ा कि कोषागारों में बिलों को पारित करने की क्या प्रक्रिया, ये हमने पूरी पढ़ा। इसके अलावा कोषागार में बिल पारित करने की नवीनतम व्यवस्था IFMS, यानी कि इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद हमने पढ़ा चेक जारी करना या फिर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, यानी कि आपको पैसा मिलेगा या तो चेक के द्वारा या फिर आपके खाते में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान प्राप्त हो जाएगा, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। और फिर पढ़ा हमने कि चेक की परिभाषा कौन से नियम में दे रखी है और ई भुगतान पत्र की परिभाषा क्या है, ई भुगतान पत्र का मतलब क्या होता है ये भी हमने पढ़ा, ये परिभाषा दे रखी है ओनली, ज़्यादा कुछ है नहीं। और नियम संख्या ये पढ़ा हमने, चेक का प्रारूप दे रखा है इसमें, इस नियम संख्या में बता रखा है कि कोषागारों को चेकों की सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये जो नियम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कोषागार होते हैं उनको चेकों की सप्लाई किस प्रकार से की जाती है वो हमने पढ़ा। और अंत में चेकों की सुरक्षा किस प्रकार की जाएगी, डबल लॉक में कौन से चेक रखे जाएंगे और सिंगल लॉक में कौन से चेक रखे जाएंगे। और अंत में हमने ये पढ़ा कि चेक की वैधता अवधि क्या रहती है, 90 दिवस, या फिर मार्च माह में जारी चेक जारी किए जाने की तिथि से 30 दिवस तक, या फिर मार्च के अंतिम कार्य दिवस तक, जो भी पहले हो उसी तक चेक की वैधता अवधि रहेगी। तो नमस्कार साथियों, थोड़ा सा ये नियम काफ़ी लंबा है और थोड़ा पेचीदा है और काफ़ी बारीक बारीक बातें हैं, उसको समझना ज़रूरी है। और शॉर्ट में चलोगे तो पछताओगे, डीपली अच्छी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कई लोग सोचते हैं कि मैं तो शॉर्ट में पढ़ूँ, जो 150 पेज के नोट्स है वो मैं 10 पेज में पढ़ूँ। पढ़ ले भाई, 10 पेज में पढ़ ले, कुछ नहीं मिलेगा एग्जाम में। 25 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन का एक भी 2 क्वेश्चन में ढंग से नहीं मिलेंगे। तो RSR जे फंडार को अगर नेस्तनाबूद करना तो पूरी डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, एक बार नहीं 1000 बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा। कई सारी चीज़ें इसमें क्रैम वाली है, समझने की कम है, क्रैमिंग की ज़्यादा है। फिर भी मैं आपको इस तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहे और आपकी एग्ज़ाम पास हो जाए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं तो आपको कि ये जो चैनल है ये आपके जो जूनियर अकाउंट वैकेंसी है इसके लिए
मैं वीडियो जब अपलोड करता हूँ। और आपके जो भी भाई बहन है, छोटे भाई बहन है जो तैयारी करते हैं, उनको आप बताइए, उनको ये चैनल सजेस्ट कीजिए ताकि वो अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें विशेष तौर से RSR और GF&R के अंदर। आपके रिलेशन में कोई भी भाई बहन है, जो भी बंधु है, कुछ भी आपके जान पहचान वाले हैं, उन सबको बताइए ताकि वो इस चीज़ का लाभ उठा सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।